अगर एक ग्लास बिल्कुल साफ लाइक प्रिस्टीन हिमालयन स्प्रिंग वाटर लिया जाए और दूसरा ग्लास किसी सड़क के गटर से भरा जाए तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं। हाँ। एक लाइफ सेविंग है और दूसरा डेंजरस। हाँ बिल्कुल, पर मैथमेटिकली अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए ना तो दोनों परफेक्टली आइडेंटिकल हैं। उनका जो इंटरनल ब्लूप्रिंट है, उनके एटम्स का कॉम्बिनेशन, वो किसी भी हालत में चेंज नहीं होता। राइट। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स कोई chaotic जगह नहीं है। एग्जैक्टली। साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि नेचर बाहर से कितनी भी रैंडम दिखे, अंदर से वो एक जायंट अनकॉम्प्रोमाइजिंग कैलकुलेटर की तरह बिहेव करती है। मतलब हर चीज एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल ऑर्डर को फॉलो करती है। और आर्ट और साइंस के बीच का जो क्रॉसिंग पॉइंट है, वहां ये स्ट्रिक्ट रूल्स एक बिल्कुल नया मैजिक क्रिएट करते हैं। हमारे पास यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री के मास्टर नोट्स हैं। और ये नोट्स बहुत क्रूशल हैं। बिल्कुल। इन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे ये किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक के पेजेस नहीं, बल्कि इस पूरे यूनिवर्स को समझने की एक फंडामेंटल रेसिपी बुक है। इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि हमारी फिजिकल रियलिटी आखिर बनती कैसे है। अगर इन बेसिक्स की कोर फिलॉसफी को समझा जाए तो पूरी केमिस्ट्री का फाउंडेशन सिर्फ इस एक सिंपल पर प्रोफाउंड बात पर टिका है कि चीजें किस मटेरियल से बनी हैं, जिसे हम मैटर कहते हैं। सही बात है। और वो आपस में इंटरैक्ट या रिएक्ट कैसे करती है। इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को मास्टर किए बिना एडवांस केमिस्ट्री को समझना लिटरली इम्पॉसिबल है। ये वो जमीन है जिस पर आगे की सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज खड़ी होती है। तो चलिए फाउंडेशन से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है मैटर। डेफिनेशन के हिसाब से हर वो चीज जिसका अपना एक मास हो, यानी जिसमें वजन हो, और जो स्पेस घेरे, उसे मैटर कहते हैं। एग्जैक्टली। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मैटर को काफी नीटली क्लासिफाई किया गया है। 2 मेन कैटेगरीज दिखाई देती हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर जाना काफी रिवीलिंग है। प्योर सब्सटेंसेस को आगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बांटा गया है। ओके, एलिमेंट्स मतलब वो प्योरेस्ट फॉर्म, राइट? हाँ, एलिमेंट्स वो प्योरेस्ट फॉर्म हैं जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल ऑक्सीजन गैस यानी O2 है, या फिर एक लोहे का टुकड़ा यानी आयरन, जिसे हम Fe कहते हैं। मेक सेंस। दूसरी तरफ आते हैं कंपाउंड्स, जहां 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जोड़ते हैं, जैसे वाटर H2O या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इनका केमिकल स्ट्रक्चर हमेशा लॉक्ड रहता है। और इसके बाद आते हैं मिक्सचर्स। इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। राइट। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो हैं जहां मिक्सिंग इतनी परफेक्ट होती है कि अलग-अलग कंपोनेंट्स दिखते ही नहीं, जैसे पानी में नमक का पूरी तरह से घुल जाना। दूसरी तरफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में कंपोनेंट्स अलग-अलग फिजिकल बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं, जैसे पानी में मिट्टी का मिलना, जहां मिट्टी नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है। अगर रियल वर्ल्ड एवरीडे लाइफ को देखा जाए, किसी टिपिकल किचन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां सब कुछ रैंडमली मिक्स्ड ही होता है। अगर हम टेक्निकली हर चीज को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बांट सकते हैं, तो फिर इन मिक्सचर्स की कैटेगरी को अलग से डिफाइन करना इतना जरूरी क्यों बन जाता है? What's fascinating here is कि नेचर एक्चुअली चीजों को प्योर फॉर्म में रखना पसंद ही नहीं करती। ओह रियली? हाँ, रियल वर्ल्ड में लगभग हर चीज नेचुरली एक मिक्सचर ही होता है। हवा एक मिक्सचर है, मिट्टी एक मिक्सचर है, समुद्र का पानी, यहाँ तक कि ब्लड भी एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। एंट्रोपी या केओस नेचर का डिफॉल्ट स्टेट है। ओके, तो नेचर इनहेरेंटली मेसी है। एग्जैक्टली। और यहीं पर केमिस्ट्री का एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल शुरू होता है। इन कॉम्प्लेक्स मेसी मिक्सचर्स में से प्योर चीजों को, यानी उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को अलग करके एक्सट्रैक्ट करना होता है। राइट। जब तक प्योर सब्सटेंसेस को आइसोलेट नहीं किया जाएगा, उन्हें स्टडी करना या किसी नई दवाई में यूज करना नामुमकिन होगा। मेक्स कंप्लीट सेंस। नेचर सब कुछ मिक्स करके देती है और ह्यूमन लॉजिक उसे वापस प्योर फॉर्म्स में तोड़ता है। अब जब मैटर और उसके फॉर्म्स क्लियर हैं, तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि ये प्योर सब्सटेंसेस आपस में जुड़ते कैसे हैं। हाँ, यहीं पर केमिस्ट्री की मैथ शुरू होती है। वही ना, एक एलिमेंट दूसरे से मिलकर कंपाउंड बनाता है, तो ये रैंडम कोलिजन तो नहीं हो सकता।
इन कॉम्बिनेशंस को गवर्न करने के लिए नोट्स में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स दिए गए हैं जिन्हें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और ये 5 लॉज केमिस्ट्री की एब्सोल्यूट बैकबोन है। इनके बिना कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो पहला लॉ क्या कहता है? सबसे पहला और सबसे बेसिक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे एंटोइन लवोजियर ने लेट 18th सेंचुरी में दिया था। रूल का प्रिंसिपल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी भी केमिकल रिएक्शन से पहले का टोटल मास रिएक्शन के बाद के टोटल मास के एग्जैक्टली बराबर होगा। यानी कुछ भी गायब नहीं होता। बिल्कुल, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यूनिवर्स एसेंशियली एक स्ट्रिक्ट अकाउंटेंट की तरह है जो हर एक पार्टिकल का हिसाब रखता है। और उस स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग के बाद नेचर प्रोपोर्शंस को भी फिक्स कर देती है, जो हमें दूसरे लॉ पर लाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। हाँ, जोसेफ प्रूस्ट का लॉ। सही। जोसेफ प्रूस्ट की इस डिस्कवरी ने क्लियर कर दिया कि एक स्पेसिफिक कंपाउंड हमेशा एक फिक्स्ड मास रेशियो से ही बनता है, और यही वो कंसेप्ट है जो हमारे गटर वाटर वाले हुक को एक्सप्लेन करता है। एग्जैक्टली। H2O चाहे किसी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न लैब के RO प्यूरिफायर से निकला हो या किसी सड़क के ड्रेन पाइप से, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1.8 ही रहेगा। सोर्स चाहे कितना भी अलग क्यों ना हो, नेचर का इंटरनल रेसिपी कार्ड कभी चेंज नहीं होता। और इस डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले रूल पर एक कदम और आगे बढ़ते हुए तीसरा लॉ आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बाय जॉन डाल्टन। ये लॉ उन सिचुएशंस को हैंडल करता है जहां दो एलिमेंट्स मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल। अगर उनमें से एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट का मास हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो मेंटेन करेगा। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनाते हैं। CO के अंदर 12 ग्राम कार्बन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है, वहीं CO2 में 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ती है। तो कार्बन फिक्स है यहाँ पर। सही पकड़ा। दोनों केसेस में कार्बन 12 ग्राम ही है, पर ऑक्सीजन 16 ग्राम और 32 ग्राम है। जब हम इन ऑक्सीजन मासेस का रेशियो निकालते हैं 16 और 32 का, तो वो एग्जैक्टली 1.2 आता है। एक परफेक्ट सिंपल होल नंबर, कोई डेसिमल नहीं, कोई मेसी फ्रैक्शन नहीं। Here's where it gets really interesting. ये 3 लॉज तो सॉलिड मासेस पर थे, पर गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर तो और भी वाइल्ड होता है। उसके लिए चौथा लॉ आता है, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। हाँ, गैसेस का अपना अलग मैथ है। राइट। ये लॉ स्टेट करता है कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, तो उनके वॉल्यूम्स का रेशो भी बिल्कुल सिंपल होल नंबर्स में होता है। जैसे 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस और 1 वॉल्यूम क्लोरीन गैस मिलकर एग्जैक्टली 2 वॉल्यूम्स HCl गैस प्रोड्यूस करते हैं। इनका रेशो परफेक्टली 1:1:2 निकलता है। और पांचवा लॉ इस वॉल्यूम और पार्टिकल्स का अल्टीमेट लिंक है, एवोगाड्रोस लॉ। सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में, क्या है गैस की नेचर कुछ भी हो, इक्वल वॉल्यूम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की संख्या एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होती है। पर एक बात बताइए, ये सब बातें दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं। नेचर का मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर इतना अनप्रेडिक्टेबल लगता है, लाइक मौसम बदलता है, हवाएं रैंडम घूमती हैं। तो क्या सच में नेचर इतनी स्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिक मैथ्स को फॉलो करती है? थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है कि यूनिवर्स का फाउंडेशन इतने मैथमेटिकली परफेक्ट रेशियोज पर टिका है। देखा जाए तो इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो यही वो प्रिसाइज मोमेंट था हिस्ट्री में जहां साइंस का कोर्स हमेशा के लिए बदल गया। इन्हीं फिक्स्ड मैथमेटिकल लॉज ने केमिस्ट्री को एल्केमी या जादूटोना जैसी मिस्टिकल प्रैक्टिसेस से बाहर निकाला। ओह, मतलब पहले सब रैंडम ट्रायल एंड एरर चल रहा था। बिल्कुल। नेचर का बाहरी रूप केओटिक लग सकता है, पर जब उसे माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखा जाता है तो वो प्योरली इन प्रोपोर्शंस और नंबर्स पर ऑपरेट करती है। इन लॉज ने एस्टैब्लिश किया कि मैटर का हर इंटरैक्शन एक प्रिडिक्टेबल अनब्रेकेबल ऑर्डर पर चलता है। ये ऑर्डर डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग है। अब जब लॉज और प्रोपोर्शंस सेट हो गए हैं तो एक लेवल और माइक्रोस्कोपिक जाते हैं। इन रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो कौन कर रहा है? अगला मेजर पॉइंट इस डीप डाइव में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। हाँ, डाल्टन ने केमिस्ट्री को एक नया डायरेक्शन दिया था। राइट। डाल्टन ने एस्टैब्लिश किया कि मैटर का सबसे फंडामेंटल ब्लॉक छोटे पार्टिकल्स हैं, जिन्हें एटम्स कहते हैं। पर इन नोट्स में एक इंटरेस्टिंग डिटेल हाईलाइटेड है कि डाल्टन अपनी इस ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी में भी कुछ जगहों पर गलत थे।
देखिए, साइंस का कोर नेचर ही लगातार इवॉल्व करना है। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में अज्यूम किया था कि एटम्स इंडिविजिबल हैं, उन्हें किसी भी हाल में और छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। पर हमें पता है कि ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। बाद में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी ने इस पॉइंट को डिस्प्रूव कर दिया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम से भी छोटे थे। डाल्टन का एक और पॉइंट था कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम्स का मास एग्जैक्टली सेम होता है। पर आइसोटॉप्स डिस्कवर होने के बाद ये अजम्पशन भी टूट गया। आइसोटॉप्स मतलब वो एटम्स जिनका एटॉमिक मास अलग होता है पर एलिमेंट सेम होता है, राइट? हाँ, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं पर उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। फिर भी इन कमियों के बावजूद डाल्टन की थ्योरी एक मॉन्यूमेंटल स्टेपिंग स्टोन थी, जिसने पहली बार कॉन्फिडेंटली क्लेम किया कि एटम्स होल नंबर रेशियोज में कंबाइन करके ही कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। और इसी एटॉमिक थ्योरी के साथ एक नया प्रैक्टिकल चैलेंज सामने आया। इन इनविजिबल एटम्स को वे कैसे किया जाए? एटम्स इतने अनइमेजिनेबली छोटे होते हैं कि उन्हें स्टैंडर्ड किलोग्राम्स या ग्राम्स में तोलना कंप्लीटली अब्सर्ड है। ग्राम्स में तोलने जाएंगे तो कैलकुलेशंस इम्पॉसिबल हो जाएंगी। वही तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिलेटिव स्केल बनाया गया, जिसे एटॉमिक मास यूनिट या आजकल सिर्फ यू कहा जाता है। और इस नए मेट्रिक के लिए स्टैंडर्ड मेजर बनाया गया कार्बन 12 एटम को। डेफिनेशन सेट की गई कि 1 यू का मतलब होगा एक सिंगल कार्बन 12 एटम के मास का एग्जैक्ट 1/12 हिस्सा। सही। लेकिन इस स्टैंडर्ड मेट्रिक की हिस्ट्री पढ़ते हुए एक सवाल दिमाग में कंटिन्यूसली घूमता है। साइंटिस्ट के पास पूरा पीरियोडिक टेबल था, उन्होंने इस यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के लिए आखिर सिर्फ और सिर्फ कार्बन 12 को ही क्यों चुना? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड क्यों नहीं रखा गया? ये चॉइस एक्चुअली मैथमेटिकल कन्वीनियंस और फिजिकल स्टेबिलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड थी। पहली बात, कार्बन नेचर में इनक्रेडिबली अबंडेंट है। दूसरा, वो हाईली स्टेबल है, जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्रूशल होता है। पर सबसे बड़ा रीजन मैथमेटिकल था। जब कार्बन 12 को फाउंडेशन बनाया गया तो बाकी मोस्टली सारे एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास लगभग होल नंबर्स के बहुत करीब आने लगा। ओह नाइस। इसने आगे की सारी केमिकल कैलकुलेशंस को क्लीन और मैनेजेबल बना गया। पहले ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की गई थी, पर ऑक्सीजन के नेचुरल आइसोटोप्स की वजह से कैलकुलेशन पॉइंट डेसिमल्स में इतनी मैसी हो जाती थी कि उसे रिजेक्ट करना पड़ा। कार्बन 12 ने उस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर दिया। तो कन्वीनियंस और मैथमेटिकल एलिगेंस ने जीत हासिल की। अब जब हमें एटम्स का वजन समझ आ गया है तो चलिए एक प्रैक्टिकल स्टेप लेते हैं और डीप डाइव टास्क को टैकल करते हैं। टास्क है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का टोटल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। राइट। तो इस प्रोसेस को लॉजिकली डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। हम जानते हैं कि इनका स्टैंडर्ड यू मास क्या है। हाइड्रोजन 1 यू होता है, सल्फर 32 यू और ऑक्सीजन 16 यू। करेक्ट। जब हम इन तीनों एलिमेंट्स के मासेस को इनकी क्वांटिटीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करते हैं तो फाइनल ग्रैंड टोटल एग्जैक्ट 98 यू निकल कर आता है। और यहाँ प्रैक्टिकल लेबोरेटरी एक्सपीरियंस से जुड़ी एक बात नोट्स में एक्सप्रेसली वार्न की गई है। ये 98 का नंबर फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी रिपीटेडली सामने आता है कि हर एडवांस स्टूडेंट इसे इम्प्लिसिटली याद कर लेता है। मतलब बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। एग्जाम हॉल में या रियल लैब में इस बेसिक कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। इसे परमानेंट मेमोरी में लॉक कर लेना चाहिए। So what does this all mean in the real world? अब हमारे पास 98 U निकल कर आ गया, जो कि एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। पर प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन स्केल पर, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, लेबोरेटरी के अंदर कोई भी साइंटिस्ट एक सिंगल मॉलिक्यूल को ट्वीज़र से पकड़कर रिएक्शन नहीं करवा सकता। हाँ, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हम तो ग्राम्स और लीटर्स में केमिकल्स यूज करते हैं। एक पानी की बूंद में ही ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ एक मैसिव डिस्कनेक्ट है। लैब टेबल पर रखे एक्चुअल फिजिकल ग्राम्स और इस इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक दुनिया जहाँ मासेस यू में नापे जा रहे हैं, उन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में हम ब्रिज कैसे बनाते हैं? ये ट्रांसलेशन होती कैसे है? ये यूनिवर्सल डिस्कनेक्ट ही उस खोज का कारण बना जिसे केमिस्ट्री का एब्सोल्यूट कोर इंजन कहा जाता है, द मोल कॉन्सेप्ट। द फेमस मोल। एग्जैक्टली। एक मोल किसी सब्सटेंस का वेट नहीं है, बल्कि फंडामेंटली एक नंबर है, जस्ट लाइक
एक डजन का मतलब 12 होता है। मोल का फिक्स्ड मैथमेटिकल वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। वाओ, दैट्स अ ह्यूज नंबर। है ना? इस एस्ट्रोनॉमिकली मैसिव नंबर को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं और इसे Na से डिनोट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट वो मिसिंग लिंक है जो माइक्रोस्कोपिक मास और मैक्रोस्कोपिक वेट को आपस में बाइंड करता है। एक जनरल एग्जाम्पल से इस आइडिया को और क्लियर करते हैं। डजन वाली एनालॉजी हमेशा काम आती है। मान लीजिए किसी बॉक्स में 1 डजन केले रखे हैं और दूसरे बॉक्स में 1 डजन तरबूज रखे हैं। दोनों बॉक्सेस में गिनती एग्जैक्टली 12 ही होगी, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है। राइट। लेकिन उनका टोटल वजन जमीन आसमान का फर्क रखेगा, क्योंकि एक सिंगल तरबूज का मास एक सिंगल केले से बहुत ज्यादा होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट में ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है। अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल सल्फर है, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल बराबर होंगे, वही जाइंट एवोगाड्रो नंबर। बिल्कुल बराबर होंगे। पर क्योंकि सल्फर का एक सिंगल एटम हाइड्रोजन से हैवी है, उनका टोटल मास अलग होगा। और यहीं पर मोलर मास का कॉन्सेप्ट सीन में आता है। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास 18U निकल कर आता है। मोल कॉन्सेप्ट इस U को डायरेक्टली ग्राम्स में ट्रांसलेट कर देता है। यानी अगर हम 18 ग्राम पानी लें तो उसमें परफेक्टली 1 मोल पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये लिटरली एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह ऑपरेट करता है। ये डायरेक्टली लैब में तोले गए मास को इनविजिबल पार्टिकल्स की एब्सोल्यूट गिनती में कन्वर्ट कर देता है। वाओ, दैट्स एलिगेंट, है ना? और इन कैलकुलेशंस को रैपिड फायर स्पीड पर करने के लिए नोट्स में एक ब्रिलियंट विजुअल टूल दिया गया है जिसे द वाई मैप कहते हैं। ये वाई मैप दर्शाता है कि मोल्स तक पहुंचने के 3 अलग-अलग रास्ते हैं। ओके, तो पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता, अगर किसी सब्सटेंस का एक्चुअल मास यानी W दिया है तो उसे उसके फिक्स्ड मोलर मास से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, तो मास अपॉन मोलर मास। और दूसरा रास्ता, अगर कोई गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी STP पर है तो उसके वॉल्यूम V को 22.4 लीटर से डिवाइड कर लीजिए। गॉट इट। वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करना है। और तीसरा रास्ता, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स N दिए हैं तो सीधा एवोगाड्रोस नंबर Na से डिवाइड कर लीजिए। ये तीनों मैथमेटिकल हाईवेज सीधा एक ही जंक्शन पर आकर मिलते हैं, यानी मोल पर। इस मैप को मास्टर करते ही क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस मैप की क्लैरिटी सच में गेम चेंजिंग है। अब जब हम मैटर की एग्जैक्ट अमाउंट और मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम आसानी से किसी भी सब्सटेंस की एग्जैक्ट रेसिपी डिकोड कर सकते हैं, जिसे फॉर्मल टर्म्स में परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहा जाता है। बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए दोबारा पानी को लेते हैं। हमारा टोटल मोलर मास 18 ग्राम था, उसमें अकेले ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम था। अब अगर ये जानना हो कि पानी में ऑक्सीजन कितने % है, तो सिंपल मैथ अप्लाई करनी होगी। 16 को 18 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट लगभग 88.89% आता है। और इसी परसेंटेज डेटा से हम अगले क्रूशियल लॉजिकल स्टेप पर बढ़ते हैं, केमिकल फॉर्मूला डिराइव करना। नोट्स में स्पेसिफिकली 2 तरह के फॉर्मूला की टर्म्स एक्सप्लेन की गई हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो रियलिटी है जहां एटम्स की एक्चुअल और ट्रू संख्या बताई जाती है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला एक सिंप्लीफाइड मैथ है। वो एटम्स के बीच का सबसे छोटा कंप्लीटली रिड्यूस्ड सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। कोई एग्जाम्पल? ग्लूकोज के स्टैंडर्ड फॉर्मूला को देखते हैं, C6H12O6। ये एक ट्रू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें एक्चुअल 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। पर अगर इस पूरे फॉर्मूला को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिलेगा CH2O। ओके, तो वो रेशियो बन गया। एग्जैक्टली। ये नया रिड्यूस्ड रूप ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्लियर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एक फैक्टर n। पर वेट, इस पॉइंट पर आकर लॉजिकल कंटिन्यूटी थोड़ी ब्रेक होती लगती है। एक सीरियस सवाल उठता है यहाँ। नेचर अपने मैटर को बनाते वक्त मैथ्स के रिड्यूस्ड सिंपल होल नंबर्स पर ऑपरेट नहीं करती। वो तो डायरेक्ट एक्चुअल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करती है, जैसे C6H12O6। सही बात है। तो जब केमिकल प्रोसेसेस एक्चुअल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और हमें ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की ज़रूरत होती है,
तो हमें इस अजीब से एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले स्टेप को इन्वेंट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये तो बस चीजों को लंबा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने जैसा लग रहा है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में नहीं, बल्कि लैबोरेटरी मशीन्स की एक्चुअल लिमिटेशंस में छुपा है। ओह, मशीन्स की लिमिटेशन। हाँ, जब रिसर्च साइंटिस्ट्स नेचर में से या डीप सी में से कोई अननोन नया केमिकल डिस्कवर करते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। वो सैंपल को कॉम्प्लेक्स मशीन्स में फीड करते हैं, जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर। ओके। अब मशीन्स डायरेक्टली एक परफेक्ट फॉर्मूला जनरेट करके नहीं देती हैं। वो मशीन्स सिर्फ एटम्स का मास रेशो डिटेक्ट कर पाती हैं। यानी मशीन सबसे पहले हमें सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी वो रिड्यूस्ड मैथमेटिकल रेशो ही प्रोवाइड करती हैं। वो इनिशियल स्टार्टिंग डेटा होता है। वाओ, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला एक लिमिटेशन का बाय प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली। उस रेशो को फर्दर अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एनालाइज करके तब जाकर असली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कवर किया जाता है। इसलिए रियल साइंटिफिक रिसर्च की क्रोनोलॉजी में एम्पिरिकल फॉर्मूला हमेशा पहले आता है। ओह, तो ये बेसिकली एक टेक लिमिटेशन और डिस्कवरी का नेचुरल प्रोसेस है, कोई आर्बिट्ररी मैथ रूल नहीं। अब आकर पिक्चर कंप्लीटली क्लियर हुई। तो इस डीप डाइव के नैरेटिव आर्क को समराइज करें तो हमने मैटर और मिक्सचर्स को समझा, उन्हें कंट्रोल करने वाले 5 फंडामेंटल लॉज देखें, उसके बाद एटम्स पर जूम इन किया, फिर एवोगाड्रो के मोल्स का ब्रिज यूज करके लैब की दुनिया में वापस आए और फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी क्रैक कर लिया। एक सॉलिड फाउंडेशन बन चुकी है। अब टाइम आता है इस पूरी प्रिपरेशन को एक्शन में लाने का, फाइनल एक्ट, जहां केमिस्ट्री अपने असल फॉर्म में आती है। केमिकल रिएक्शंस और उनकी हार्डकोर कैलकुलेशन, जिसे स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। यहां स्टार्ट करने का सिर्फ एक सिंगल गोल्डन रूल है। अगर कैलकुलेशन करनी है तो केमिकल इक्वेशन का परफेक्टली बैलेंस्ड होना एब्सोल्यूट मैंडेटरी है। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस पर मैथ अप्लाई करना गारंटी फेलियर है। बैलेंस्ड इक्वेशंस ही रिएक्शन की असली सिमेट्री रिवील करती हैं। जैसे जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया बनाती है, 1N2 + 3H2 gives 2NH3। यहाँ आगे लिखे गए 1, 3 और 2 सिर्फ रैंडम कोफिशिएंट नंबर्स नहीं हैं, ये डायरेक्टली मोल्स को दर्शाते हैं। राइट। इक्वेशन हमें एक डायरेक्ट मैसेज दे रही है कि अगर एग्जैक्ट 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो उसे एग्जैक्टली 3 मोल्स हाइड्रोजन ही चाहिए होंगे, जिससे परफेक्ट 2 मोल्स अमोनिया बन सके। और इस स्ट्रिक्ट स्टोइचियोमेट्री की वजह से एक बड़ा ही फैसिनेटिंग रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट पैदा होता है, जिससे हमारा अगला कॉन्सेप्ट एड्रेस करता है, लिमिटिंग रिएजेंट या LR। ये कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। बिल्कुल। किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट या केमिकल जो प्रोसेस के दौरान सबसे पहले खत्म हो जाता है, उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और क्योंकि वो खत्म हो गया, वही रिएक्टेंट स्ट्रिक्टली डिक्टेट करता है कि फाइनल प्रोडक्ट की एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी बनेगी। इसे एक एवरीडे सिनेरियो से विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए किसी फास्ट फूड चेन को एक स्टैंडर्ड चीज सैंडविच बनाना है। रेसिपी स्ट्रिक्ट है, 1 ब्रेड स्लाइस और 1 चीज स्लाइस। अब किचन काउंटर पर 10 ब्रेड स्लाइसेस रखे हैं, पर चीज स्लाइसेस सिर्फ 2 ही बचे हैं। रिजल्ट क्या होगा? मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 सैंडविच बन पाएंगे। एक बार चीज खत्म तो प्रोडक्शन वही रुक जाएगी। बाकी 8 ब्रेड स्लाइसेस यूजलेसली टेबल पर पड़ी रहेंगी। सही बात है। इस सिनेरियो में चीज एक लिमिटिंग रिएजेंट था, क्योंकि उसने रिएक्शन का एब्सोल्यूट एंड पॉइंट तय कर दिया। अगर इस सिंपल एनालॉजी को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में स्केल अप किया जाए तो इसकी ग्रेविटी समझ आती है। मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज, स्पेशली फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जहां लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स बनाए जाते हैं, वहां LR का कंसेप्ट लाइफ एंड डेथ एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करता है। वाओ, रियली? कैसे? इन कंपनीज के पास कुछ बेसिक केमिकल्स जैसे प्यूरिफाइड वाटर या सॉल्वेंट्स टन्स में होते हैं, जो बहुत सस्ते होते हैं, पर एक्टिव ड्रग कंपोनेंट बेहद रेयर और महंगा होता है। इसलिए प्लांट इंजीनियर्स जानबूझकर उस सबसे महंगे कंपोनेंट को इंटेंशनली लिमिटिंग रिएजेंट बनाते हैं। ओह, क्लेवर। उनकी कोशिश होती है कि बाकी सस्ते केमिकल्स एक्सेस में मौजूद रहें, ताकि उस महंगे कंपाउंड का एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक आखिरी एटम भी रिएक्शन प्रोसेस में बर्बाद न हो जाए। फैसिनेटिंग डिटेल यार। एक ड्राई मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट कैसे दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी ड्राइव करता है। तो अब वक्त आता है इस पूरे नॉलेज को टेस्ट करने का। इस डीप डाइव टास्क के एंड में एक अल्टीमेट कैलकुलेशन प्रॉम्प्ट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है
किसी स्टोरेज यूनिट में एक बॉटल रखी है जिसमें 49 ग्राम प्योर H2SO4 भरा है। इन पैरामीटर्स के हिसाब से उस क्वांटिटी में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? तो यो माप का प्रैक्टिकल टेस्ट। एग्जैक्टली हमने अभी थोड़ी देर पहले ही फिगर आउट किया था कि H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम्स होता है। अब यो मैप की सबसे पहली ट्रिक अप्लाई करनी है। मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला कहता है कि गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करना है, यानी 49 ग्राम्स को 98 से डिवाइड किया गया। कैलकुलेशन हमें एग्जैक्ट 0.5 मोल्स पर लाकर खड़ी कर देती है। ये कैलकुलेशन खुद में एक छोटी सी विक्ट्री है। ये प्रूव करती है कि फाउंडेशन कितनी लॉजिकल है। हमने छोटे एटॉमिक मासेस कंबाइन करने से शुरुआत की, फिर एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट यूज करके उन मासेस को ग्राम क्वांटिटी से लिंक किया और फाइनल आउटकम में एक लैब बॉटल के रियल वेट से एक्यूरेट इनविजिबल पार्टिकल्स की काउंटिंग का एक क्लियर स्नैपशॉट निकाल लिया। केमिस्ट्री बेसिकली लॉजिक का एक सीमलेस कंटिन्यूअस लूप है। और इस सीमलेस लूप के साथ हमने इन मास्टर नोट्स की यूनिट 1 को सक्सेसफुली डीकंस्ट्रक्ट कर लिया है। आज की जर्नी काफी लंबी और प्रोफाउंड थी। हमने यूनिवर्स के रॉ मैटर की प्योरिटी और मिक्सचर से शुरू किया, लवोजियर और डाल्टन के थ्रू उन स्ट्रिक्ट रूल्स को समझा जो एलिमेंट्स को जोड़ने पर मजबूर करते हैं, फिर एवोगैड्रो के उस मैजिकल मोल कॉन्सेप्ट का ब्रिज क्रॉस किया जो मैक्रोस्कोपिक दुनिया को डायरेक्टली माइक्रोस्कोपिक से जोड़ता है। उसमें नहीं टकराते, वो एक फिक्स्ड, हाईली कैलकुलेटेड मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं। ये सारी एक्सप्लोरेशंस हमें एक फंडामेंटल ट्रूथ पर लाकर छोड़ती है। जब कोई बाहर की दुनिया देखता है तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी से भरी लगती है, पर द डीप डाइव इनटू साइंस हमें दिखाता है कि फाउंडेशन लेवल पर द यूनिवर्स रिलाइज ऑन अ प्रिसाइज बैलेंस एंड अ क्वाइट ऑर्डर। हर रिएक्शन, हर इक्वेशन इन स्ट्रिक्ट फिजिकल और मैथमेटिकल पैरामीटर्स के अंदर सेफली ऑपरेट करती है। और इस ऑर्डर को समझने के बाद दिमाग में एक आखिरी और थोड़ा गहरा ख्याल उभरता है। आज हमने डिटेल में ऑब्जर्व किया कि फिजिकल मैटर कितनी स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस में बंधा हुआ है। हर एटम की एक फिक्स्ड कैपेसिटी है, हर रिएक्शन एक पॉइंट पर जाके रुकने को मजबूर है और हर कॉम्बिनेशन में एक लिमिटिंग रिएजेंट उस प्रोसेस की बाउंड्स तय कर देता है। मैटर को रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचिए, इंसानी दिमाग, इसकी लगातार क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी और क्यूरियोसिटी के मामले में आखिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? फिजिकल चीजें तो एग्जैक्ट होल नंबर रेशियोज पर रुक जाती हैं। शायद इस इंटायर यूनिवर्स में नॉलेज गेन करने का प्रोसेस और नई चीजें सीखने की थर्स्ट ही वो इकलौती एंटिटी है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के इन रिजिड बाउंड्रीज से टोटली फ्री है। एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसका ना कोई एंड पॉइंट है, ना कोई फिक्स्ड रेशियो और ना कोई लिमिट। इसी डीपर पर्सपेक्टिव के साथ इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। यूनिवर्स के माइक्रोस्कोपिक मैथमेटिकल परफेक्शन को अब्सॉर्ब कीजिए, पर अपनी खरी क्यूरियोसिटी को किसी लिमिटिंग रिएजेंट के आगे रुकने मत दीजिए। कीप एक्सप्लोरिंग द ब्लूप्रिंट्स।